प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे क्लास में। जो आज का आप लोगों का क्लास होने वाला है, यह आप लोग के फिजिक्स के सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, जिसमें आप लोग को हम 10 प्लस, ठीक है ना, वीवीआई एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा और इसका नोट्स जरूर आप लोग बनाते रहिएगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला रहेगा। तो जल्दी से सारे बच्चे लोग एक बार बता देंगे कि आप लोगों को यहाँ से वीडियो क्वालिटी और जो साउंड है वह प्रॉपर तरीका से आप लोगों को सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हो रहा है। आज का जो सेशन है मेरे प्यारे बच्चों ना, आज का जो क्लास होने वाला है, यह क्लास आप लोगों का सब्जेक्टिव का होने वाला है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव में आप लोग को हम आज 2 मार्क्स वाले सवाल कराएंगे, जो कि यह जो 2 मार्क्स वाले जो यह क्लास होंगे बाबू लोग ना, यह 2 मार्क्स वाले में आप लोगों को इन्हीं को अच्छे से नोट्स बनाना है, ताकि आप लोगों का एग्जाम में 2 नंबर में भी कोई सी परेशानी ना हो। तो आज हम लोग इस क्लास में आप लोगों के लिए, ठीक है ना, 10 प्लस हम लोग क्या करेंगे, आप लोग के लिए वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग यहाँ से एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, कहते हैं सबसे पहला सवाल बोला गया है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई इकाई, ठीक है ना, इकाई का मतलब होता है कि मात्रक बताना है, और यहाँ पर आप लोग को बीमा भी क्या करना है, लिखना है। तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक और बीमा आप लोगों को लिखना है। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह बीमा कैसे लिखाएगा आप लोग देखिएगा। सबसे पहले देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र जो हम लोग संकेत देते हैं, वह आप लोग का कैपिटल एम होता है, ठीक है ना। कैपिटल जो एम होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोगों का चुंबकीय आघूर्ण होता है, आप लोगों को मालूम होगा। ऑब्जेक्टिव क्लास में आप लोगों को हम कई बार करवा चुके हैं। ओकरा बाद आप लोग का एगो छोटका एम पढ़ाए होंगे, ठीक है ना। तो इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि सर चुंबकीय आघूर्ण बड़का एम वाला होता है कि छोटका एम वाला होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि बड़का एम वाला ही होता है। जो छोटका एम होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोग का ध्रुव प्राबल्य होता है। तो ध्रुव प्राबल्य हम लोगों से नहीं पूछा है, हम लोगों से पूछा है चुंबकीय आघूर्ण, जिसका संकेत हम लोग कैपिटल एम देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र होता है ना, यह आप लोग का एम बराबर आई ए होता है, ठीक है ना। एम बराबर आई ए, यह आप लोग का फॉर्मूला होता है, जिसमें आप लोग का आई धारा होता है और ए क्या होता है, उस लूप का क्षेत्रफल होता है। तो यह हो गया सूत्र। अब चुंबकीय आघूर्ण का यदि हम लोग एस आई मात्रक का बात करें, तो आई तो धारा है, धारा के मात्रक हो गया एम्पियर, और यह ए क्या है, एरिया। तो एरिया के मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो आराम से निकल गया। अब यहाँ देखिएगा कि चुंबकीय आघूर्ण का बीमा हम लोगों से पूछा है कि डायमेंशन बता दीजिए कि बीमा क्या होगा। तो देखिए, यह आप लोग का विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का बीमा तो ए का ए ही हो जाएगा, और यह एरिया मीटर स्क्वायर, तो मीटर का जो हम लोग का डायमेंशन होता है ना, वह आप लोग का एल होता है, और जो पावर है वो हम लोग का ज्यों का त्यों है। तो यह आप लोग को सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा कि सर एग्जाम में सवाल आएगा तो हम लोग अच्छे से ये वाला सवाल हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर आइएगा, दूसरा का नंबर सवाल है कि धारा घनत्व क्या है, विवेचना करें। देखिए, धारा घनत्व बहुत ही सिंपल इसका प्रॉपर्टी लगता है, इसका सिंपल आप लोग का परिभाषा होता है, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है ना कि धारा घनत्व क्या होता है। तो सबसे पहले धारा घनत्व को लिए हम लोग परिभाषा देखते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, ठीक है ना। परिच्छेद मतलब आप लोग समझ सकते हैं ना कि जो उसका क्षेत्रफल होता है, तो एकांक एरिया में, ठीक है ना, एकांक एरिया में जितना हम लोग का धारा गुजर जाएगा, वही आप लोग का धारा घनत्व होता है। समझ गए। जैसे आप लोगों का यहाँ पर देखिएगा सूत्र होता है, समझ गए ना, यहाँ पर आप लोग का सूत्र होता है क्या कि आप लोग का जे बराबर आई बटा ए होता है। समझ गए। यह आप लोग का जे बराबर आई ए होता है, यानी हम लोग एरिया का वैल्यू 1 कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, जे बराबर आई बटा ए हो गया, यदि एरिया का वैल्यू 1 करेंगे तो जितना हम लोग का धारा होगा, यही धारा क्या कहलाएगा, धारा घनत्व कहलाएगा। तो धारा घनत्व का परिभाषा जो है ना एकदम सिंपल होता है कि किसी चालक तार के प्रति इकाई मतलब एकांक, ठीक है ना, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में से गुजरने वाली जो धारा होती है, वही चालक का धारा घनत्व कहलाती है। तो यह आप लोग का बहुत ही सिंपल परिभाषा है।
जो आप लोगों को याद होना चाहिए। अब यहाँ पर और बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे, जे बराबर आई बटा ए हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ से, ठीक है ना, राशि के लिए आप लोग बात कर सकते हैं कि यह जो इसका राशि होता है यह आप लोग का सदिश राशि होता है। धारा घनत्व आप लोग का सदिश राशि होता है। फिर हम लोग यहाँ से इसका एस आई मात्रक भी देख लेते हैं, क्योंकि यह भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, धारा का मात्रक हो गया एम्पियर और एरिया का, तो यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। तो आप लोग धारा घनत्व का जो मात्रक है वह आप लोग को याद रखना है, एम्पियर मीटर इनवर्स 2 होता है। अब उसके बाद हम लोग देखिएगा बीमा को बात कर लेते हैं। तो बीमा के लिए आप लोग देखिए, यह ए हो गया, ओकरा बाद हम लोग का एल इनवर्स 2 हो जाएगा। तो यह आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, बीमा हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। चलिएगा, अगला प्रश्न आता है तीसरा का नंबर, संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। देखिए, संधारित्र की जो धारिता होती है, सिंपल इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, और फॉर्मूला के बेस पर आप लोग पता कर सकते हैं कि जो हमारा संधारित्र का धारिता है वह किन पर हम लोग का डिपेंड करेगा। जैसे आप लोग देखिएगा, संधारित्र की जो धारिता होती है आप लोग का सी बराबर, ठीक है ना, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर ए हो गया, अबाटा में डी हो गया। यह आप लोग का संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है। इसमें देखिए प्लेटों के क्षेत्र पहला में क्या बोला गया है कि संधारित्र की धारिता निम्नलिखित इन कारकों पर निर्भर करती है। यहाँ पर कै गो बोला गया है प्यारे साथियों, 2 गो, ठीक है ना, यहाँ पर 2 गो बोला गया है, हम यहाँ पर 3 गो लिखे हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो हम लोग का इस पे डिपेंड करेगा ना, आप लोग देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप लोग का जो यह एरिया है आप लोग देख रहे हैं, इस एरिया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते यह एरिया हो गया। ओकरा बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना, ओकरा बाद ये वाला हो गया आप लोग का डी, ठीक है ना, डी पे डिपेंड करेगा, ये आप लोग का डी हो गया। डी के बाद आप लोग देखिएगा कि यह एप्सिलॉन आर पे डिपेंड करेगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को यहाँ पर पता चल गया होगा कि जो सी है वह हम लोग प्लेटों के बीच एरिया पे, प्लेटों के बीच दूरी पे, और प्लेटों के बीच यदि कोई माध्यम रखते हैं तो ओकरा पे हम लोग का डिपेंड करता है। तो ये तो रटने वाली चीज़ें नहीं है ना, क्योंकि जो सी है वह एरिया, दूरी और माध्यम पर डिपेंड करेगा। तो वही लिखा गया है कि प्लेटों के क्षेत्रफल पे आप लोग का डिपेंड करेगा, ओकरा बाद प्लेटों के बीच दूरी पर आप लोग का डिपेंड करेगा, तीसरा का आप लोग का प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पर, ठीक है ना, यानी एप्सिलॉन आर पर डिपेंड करेगा। तो यह आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा, ऑन प्लेट्स एरिया एट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट बोलबे किए, और आप लोग का ऑन द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट, मतलब प्लेटों के बीच में जो माध्यम रखते हैं ओकरा पे हम लोग का डिपेंड करेगा। यहाँ पर आइएगा 4 नंबर, प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखना है 2 गो, ठीक है ना। यह जो प्रश्न है आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा फेमस है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक 2 गो शर्त है वह हम लोगों को लिखना है। तो हम 2 गो नहीं, यहाँ पर 8 गो लिख लाए हैं, ताकि आप लोगों का कम से कम कुछ वो तो याद रहेगा। एकदम सबसे सिंपल होता है वो, ठीक है ना, सबसे सिंपल होता है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक 2 गो शर्त लिखना है ना। देखिए, सबसे पहला में क्या बोला गया है कि दोनों तरंगों की आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा। फिर दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होंगे, ठीक है ना, या बिल्कुल समान भी होने चाहिए। तो जो हम लोग का 2 गो तरंग होगा, इसमें हम लोग का व्यतिकरण की घटना होगी, उसमें आप लोग का आवृत्ति आयाम समान होगा। ओकर बाद तीसरा में बोला गया कि दोनों तरंगों को एक ही दिशा में चलना चाहिए। व्यतिकरण यदि कहा जाएगा तो दोनों तरंग एक ही दिशा में मूव करने चाहिए, एक ही दिशा में चलने चाहिए। तो यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चौथा नंबर, दोनों स्रोत मतलब दोनों स्लेटों में एक दूसरे में निकट होनी चाहिए। यानी व्यतिकरण में देखिए सब कुछ ठीक है कि आवृत्ति, आयाम और दिशा सेम होगा, लेकिन वह ज़्यादा दूरी पर भी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक तरंग और दो तरंग यदि एक दूसरे के व्यतिकरण को शो कर रहे हैं तो उनके बीच जो डिस्टेंस है बहुत कम, मतलब सट के चलना चाहिए, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। दोनों स्लेटों में अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए। संकीर्ण मतलब
मतलब बहुत क्लोज, बहुत पास होना चाहिए, बहुत पास, मतलब एक तरह समझिए कि लिपट कर, ठीक है ना। जैसे आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे आप लोग का चल रहा है ना, तो आप लोग एक करे में ऐसे ऐसे मतलब लिपट के आप लोग समझ सकते हैं, मतलब बहुत ही क्लोज तरीका से आप लोगों का होना चाहिए। यहाँ 6 नंबर बोला गया है ना कि तरंगों का कलांतर नियत होना चाहिए। कलांतर मतलब दोनों तरंगों के बीच जो एंगल है ना, वह एंगल नहीं बदलना चाहिए, वह फिक्स होना चाहिए। ओकर बाद प्रकाश स्रोत एक बड़ी होना चाहिए, मतलब जो दूगो तरंग यदि व्यतिकरण को शो करेगा तो वह एक वरी मतलब एक ही कलर का होना चाहिए, समझ गए ना, एक ही कलर का आप लोग को होना चाहिए। या तो तरंग अध्रुवित हो चाहे ध्रुवित हो, बट उनको ध्रुव तल में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो हम लोग का प्रकाश के किरणों का जो व्यतिकरण होगा तो वह ध्रुवण तल में होने चाहिए, ये आप लोग को याद रखना है। तो ये आप लोग के 8 गो शर्त हैं, 8 गो में आप लोग एग्जाम में 2-4 गो लिख दीजिएगा तो नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आइएगा, देखिएगा आगे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश प्रक्षेपित आवेशित कण का जो मार्ग होता है वो कैसा होता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश बोला गया है। अनुदिश मतलब जानते हैं क्या होता है, उसी की दिशा में। जैसे आप लोग धारा के दिशा में, जैसे आप लोग नदी में पानी का बहाव होता है, यदि आप लोग नदी में आप लोग कूदते हैं नहाने के लिए, तो पानी का बहाव जिस दिशा में होता है आप लोग भी उसी दिशा में चले जाते हैं बिना किसी बल को लगाए हुए, ऐसा होता है। उसी प्रकार से देखिए चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, ठीक है ना, यदि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में किसी कण को फेंकते हैं तो उस कण का जो पथ होता है ना वह सरल रेखा होता है। और आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लास में हम कई बार करवा चुके हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, यदि थीटा आप लोगों का 0 होता है तो यह सरल रेखा का निर्माण करेगा। आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा, ऐसा क्लास आप लोग को हम कई बार कराए हैं, मतलब क्लास में आप लोग करवा चुके हैं कि 0 एंगल रहेगा तो सरल रेखा का निर्माण करेगा। ओकरा बाद यदि आप लोग का, ठीक है ना, यदि आप लोग का 90 डिग्री रहेगा, ठीक है ना, तो वह आप लोग का वृत्त का मतलब लंबवत फेंकेंगे ना तो वह आप लोग के वृत्त का निर्माण करेगा। यदि हम लोग ऐसे एंगल पर फेंकते हैं जो 0 और 90 के बीच में हो तो वह हम लोग का हेलिक्स बनाता है। तो ये आप लोग को याद आ गया होगा इतना पर। तो यही लिखा गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान आवेशित कण का जो पथ होता है वह एगो सीधी रेखा का पथ होता है, क्योंकि कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि बल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि उसी की दिशा में कोई किसी कण को फेंकते हैं तो सबसे पहला चीज कि उसका पथ सरल रेखा होगा, दूसरा का कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ये आप लोग को याद रखना है। 6 नंबर है कि 2 एम्पियर की धारा किसी चालक में 10 सेकंड तक प्रवाहित होने पर 80 जूल का ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है, चाहे आप लोग का कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें हम लोग 2 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाह करते हैं, तो उससे पता चलता है कि 80 जूल, ठीक है ना, 80 जूल का जो ऊष्मा है वह जनरेट किया है। तो उस मटेरियल का, वह इंस्ट्रूमेंट का प्रतिरोध आखिर क्या है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग डाटा लिखेंगे, डाटा क्या दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर आई लिखेंगे, आई का जो वैल्यू है ना वह हम लोग का 2 एम्पियर है। ओकरा बाद आप लोग का जो समय दिया गया है ना, समय हम लोग को दिया गया है 10 सेकंड, याद रखिएगा समय जो है वह आप लोग को 10 सेकंड दिया गया है। ओकरा बाद जो हम लोग को ऊष्मा है, ठीक है ना, जो एच है वह आप लोग का 80 है, ठीक है ना, ऊष्मा जो है वह आप लोग को 80 जूल दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग को आई मालूम है, टी मालूम है और एच मालूम है। और एच के केस में यदि हम लोग को आर निकालना है तो एक ही फॉर्मूले होता है जूल का नियम, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। यहाँ पर सारे बच्चे लोग देखिएगा कि आप लोगों को जूल का नियम यहाँ पर समझना है। देखिएगा जूल का नियम क्या कहता है मुन्ना, कि यहाँ पर H बराबर आप लोगों का आई स्क्वायर आर टी होता है, समझ गए। H बराबर आई स्क्वायर आर टी यह जूल का नियम होता है। तो यह आप लोगों का H हो गया, ठीक है। और ये H बराबर आई स्क्वायर आर टी हो गया। तो हम लोग क्या निकालना है, प्रतिरोध ना। यहाँ पर देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोग प्रतिरोध निकालिए, तो यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे। तो आर का जो वैल्यू होगा वह आप लोग का हो जाएगा H बाटा में, ठीक है ना, H बाटा में आई स्क्वायर
और यहाँ पर टी हो गया। चलिए एच का वैल्यू आप लोगों का 80 हो गया और आई का वैल्यू हम लोग का 2 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 2 गुना 2 कर देंगे क्योंकि आई स्क्वायर है तो डबल हो गया। और यहाँ पर टी है और टी का वैल्यू कितना है बाबू 10 है, तो टी का वैल्यू आप लोग का 10 हो गया। देखिएगा तो देखिए 2 दूनी 4 और 10 चौके 40, यह पूरा आपको 2 बार में काटेगा, यानी यहाँ पर आप लोग का 2 आ गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध है उस इंस्ट्रूमेंट का वह कितना है आप लोग का 2 ओम है। तो उस ऐसा पदार्थ जिसमें 2 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 80 जूल का ऊष्मा जनरेट करता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का उस पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो कितना होगा 2 ओम होगा। तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं बहुत ही सिंपल फार्मूला से। 6 हो गया। 7 नंबर देखिएगा कि कार्बन डेटिंग का संक्षिप्त विवरण दे। कार्बन डेटिंग क्या होता है? देखिए कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की आयु निकालना, ठीक है ना। यह पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित होता है। अगर किसी को भी किसी चीज की आयु को लेकर शंका होती है तो फिर इसी के माध्यम से उसकी आयु निर्धारित की जाती है। यानी कार्बन डेटिंग ऐसा एक समझ सकते हैं कि हम लोग का साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक विधि है जिससे हम लोग किसी भी पदार्थ का हम लोग आयु निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा कि अक्सर बाढ़ में भूकंप में क्या होता है ना कि जमीन के अंदर कोई जीव जंतु कोई पेड़ पदार्थ दब जाता है और वह नष्ट हो जाता है, वह खत्म हो जाता है। और यदि वो हमारे हाथ लगता है तो हम लोग उसमें कार्बनिक पदार्थों से पता लगा लेते हैं कि यह जो जीव है चाहे यह जो पदार्थ है, ठीक है ना, यह कितना साल पहले दबा है। चाहे आप लोग देख सकते हैं, कभी कभी आप लोग सीआईडी देखते होंगे, चाहे आप लोग कभी कभी मूवी में ऐसा देखते होंगे कि किसी भी इंसान को चाहे जानवर को मार के जमीन में दफना देता है। यदि वो ज़्यादा जांच पड़ताल होता है तो उसके हड्डियों में क्या रहता है ना, कुछ कार्बनिक पदार्थ रहता है। उससे क्या करते हैं कि उसके उम्र को पता लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति का उम्र क्या था और यह कितना साल पहले अगर मृत्यु हुआ था। हम लोग ये भी पता लगा लेंगे कि अगर मृत्यु आज से कितना साल पहले हुआ है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का धीरे धीरे क्या होता है ना कि क्षय होते रहता है। तो हम लोग उस क्षय से पता लगा लेंगे ना कि कितना क्षय हुआ है, कैसे हुआ है, तो सारा चीज़ों का डिटेल्स हम लोग का निकल जाता है। तो ये सब होता है कार्बन डेटिंग के द्वारा। ये साइंटिस्ट या वैज्ञानिक विधि है, यह 100% वर्क करता है, हम लोग पता लगा लेते हैं। तो यह आप लोग का हो गया, 7 हो गया ना। यहाँ पर आइएगा 8 नंबर देखिएगा, चोक कुंडली क्या है। देखिए चोक कुंडली कुछ है नहीं, ऐसा डिवाइस है, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखिएगा कि आप लोग घर में कैसे कोई डिवाइस लगाते हैं, जैसे आप लोग इन्वर्टर हो गया, ठीक है ना, इन्वर्टर आप लोग लगाते हैं, चाहे आप लोग कोई भी ऐसा बॉल लगाते हैं, तो वही आप लोग का चोक कुंडली का है ना कि वो डिवाइस है। इस डिवाइस का जानते हैं काम क्या होता है कि पूरे परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा को मेंटेन करके रखना, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखिएगा कि कोई कंपनी खुलता है चाहे कोई बड़ा काम होता है तो उसमें एगो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जो सारे चीज को मैनेज करता है, ठीक है ना। मतलब कि जो हम लोग के मतलब छोटे लेवल के चाहे जो बड़े लेवल के लोग होते हैं उन सब को मेंटेन करके रखता है। तो चोक कुंडली क्या होता है ना, किसी भी परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा को मेंटेन करके रखता है। मतलब कि उतार चढ़ाव होगा ना तो ये हम लोग क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। वरना चोक कुंडली नहीं रहेगा ना तो हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो जाए, चाहे हो सकता है कि बल्ब को जितना धारा चाहिए उतना धारा न मिले, तो कभी कभी बल्ब भूक भाग आप लोगों का करने लगेगा। तो चोक कुंडली का दरअसल काम होता है ना कि पूरे परिपथ में धारा के जो मतलब मेंटेन है, ठीक है ना, धारा के जो मतलब अच्छे से जो बहाव होता है, जो उतार चढ़ाव होता है वगैरह के मेंटेन करके रखे। और यह ऐसा डिवाइस होता है ना कि इसमें आप लोग का ऊर्जा का खपत 0 होता है। मतलब ऐसा नहीं ना कि आप लोग किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर आप लोग बना दिए और क्या हुआ कि उहे घूस खाने लगा, तो ये दिक्कत बात है ना। मान लीजिए आप किसी आदमी को सब चीज़ का मालिक बनाते हैं कैसे कि सब कुछ देखभाल करेगा, यदि वो ईमानदार है, आपको विश्वास है। यदि मान लीजिए कि आप जिसको बनाए और वही घूस खाने लगा, वही आपके पीठ पीछे घात करने लगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये चोक कुंडली बहुत ही ईमानदार होता है, मतलब एकरा में ऊर्जा क्षय लगभग 0
जीरो होता है लगभग, एकरा में ऊर्जा क्षय अप्रोक्स मान लीजिए ना कि होखबे नहीं करता है, ठीक है ना, ऊर्जा क्षय एकरा में होखबे नहीं करता है और यह बढ़िया से काम करता है, पूरे परिपथ में धारा को मेंटेन कर रखता है, मतलब धारा में कभी उतार चढ़ाव भी होगा ना तो ये मेंटेन कर लेता है। इसलिए कहा जाता है ना कि चोक कुंडली में जो शक्ति क्षय होता है, जो ऊर्जा का क्षय होता है वह लगभग आप लोग का जीरो होता है। और अक्सर आप लोग ऑब्जेक्टिव में देखे होंगे कि चोक कुंडली का शक्ति गुणांक जीरो होता है, आप लोग कई बार लगाए होंगे कि चोक कुंडली का शक्ति गुणांक यानी cos फाई जीरो, क्योंकि अगर हम ऊर्जा क्षय होकर नहीं करता है। तो वही सारी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्यवर्ती धारा के परिपथ में विद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को कम करने का एक साधन उपलब्ध है, जिसे चोक कुंडली कहते हैं। कम करने का मतलब है ना कि धारा बेसियो आएगा ना तो यह उतना देगा नहीं, कामे भर देगा। धारा बेसी आएगा मतलब धारा बेसी आएगा ना तो यह उतना जाने नहीं देगा, मतलब जितना जरूरत है उतने जाने देगा, ऐसा करता है। यह एक ऊंचे प्रेरकत्व की कुंडली होती है जो एक पृथक्कृत तांबे की मोटे तार से बहुत ही से फेरों में लोहे की पटली करोड़ से लपेट कर हम लोग की बनाई जाती है। देखिए लिखा गया है ना चोक कुंडली की, देखिए चोक कुंडली की औसत शक्ति लगभग शून्य होती है। इस प्रकार जो चोक कुंडली है वह हम लोग का वाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कभी कभी सवाल आता है कि चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लोग वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चोक कुंडली जो होता है ना यह आप लोग का वाटहीन धारा, ठीक है ना, वाटहीन धारा के सिद्धांत पर यह वर्क करता है। इन धारा का मतलब धारा से जो भी ऊर्जा मिलेगा उसमें कोई भी लॉस नहीं करेगा। यह आप लोग का 8 हो गया। ये आप लोग देख सकते हैं कि यह नायका डिवाइस का चोक कुंडली है, तांबे के तार का खूब लपेटा एकरा में होता है, समझ गए ना, ये आप लोग का हो गया। यहाँ पर आइएगा देखिएगा 9 नंबर, एक ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय को निम्नलिखित मतलब बताइए कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय कैसे होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना कि हम लोग का कुंडली होता है, आप लोग देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना कि तांबा के कॉइल होता है। तो कहेगा ये सर ट्रांसफार्मर में बिल्कुल तांबा की कॉइल होता है, यदि ओकरा में करंट जाएगा तो बाबू कुछ ना कुछ तो ऊर्जा का लॉस होगा ना, बताइएगा कुछ ना कुछ तो ऊर्जा का लॉस होगा। जैसे आप लोग गाड़ी ही चलाते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग का मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वो गर्म होता है कि नहीं होता है, होता है ना। आप लोग यहाँ से बाइक चाहे कोई भी गाड़ी चालू करिए, वह चालू करने के साथ वह पेट्रोल तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन वह क्या होगा गर्म भी होगा। तो गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे प्यारे वो जो उसमें कुछ है ऊर्जा को क्या कर रहा है कि हीट में चेंज कर रहा है, और हीट में चेंज होने से आपका इंजन गर्म होता है। इंजन देखिए यदि हीट में कोई चीज़ चेंज नहीं होगा तो कोई चीज़ क्या है गर्म होगा, नहीं ना गर्म होगा। तो इंजन जब हम लोग का चलता है तो वह तेल का तो खपत करेगा, और उस तेल के खपत से जो एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी का कुछ भाग हीट में जनरेट होता है, इसी वजह से गाड़ी का जो इंजन होता है वह गर्म हो जाता है। तो वो सही बताना है कि जो हम लोग का ट्रांसफर होता है इसमें हम लोग का प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली दो गो होता है। तो इसमें जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं ना तो इन कुंडलियों के जो प्रतिरोध के कारण क्या होता है कि उसमें जूल के प्रभाव से ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो उसमें क्या होगा ना कि जब हम लोग का धारा प्रवाह होगा तांबा के तार में, तो जो हम लोग का इलेक्ट्रिक एनर्जी रहेगा, जो विद्युतीय ऊर्जा रहेगा, ठीक है ना, जो हम लोग का धारा में क्या रहता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग का तार के कुंडली में जाएगा तो उसका कुछ भाग क्या होगा हीट में चेंज करेगा। जैसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर भी गर्म हो जाता है, गर्मी के दिन में आप लोग देखे हैं ना कि ट्रांसफार्मर भी क्या होता है गर्म होता है। गर्मी का दिन छोड़िए ठंडा के दिन में गर्म हो जाता है, ट्रांसफार्मर ठंडा के दिन में भी गर्म होता है। तो जो हम लोग जहाँ पर ट्रांसफार्मर बनता है कोशिश किया जाता है ना कि ट्रांसफार्मर बहुत कम केस में क्या हो गर्म हो। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर को ऐसा जो उसका करोड रहता है ना, जो हम लोग का तांबे के तार का जो लपेटा रहता है वो करा के हम लोग पटलित कर देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि ऊर्जा क्षय बहुत हद तक रुक जाता है। वरना हम लोग खाली तांबा के तार को मिला देंगे ना तो मालूम चलेगा कि एक घंटा में ट्रांसफार्मर गर्म हो गया, जल उल के राख हो गया। तो इसीलिए तांबे के जो तार रहते हैं देखिएगा बिना पटलित करके लगेबे नहीं करेगा,
पहले ओकरा के पटलित करेगा, ओकरा बाद ओकरा के लगाएगा। तो कोशिश यह किया जाता है ना कि जो हम लोग का ट्रांसफार्मर बहुत कम गर्म हो। बहुत कम गर्म होने के लिए एक ही उपाय है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेव किया जाए, उसको हीट में न बदलने दिया जाए, वरना हीट में बदलेगा तो ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिक गर्म होगा। तो वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण जूल के प्रभाव से ऊष्मा उत्पन्न होगा, और ऊष्मा उत्पन्न होगा तो हम लोग का विद्युत ऊर्जा का एक भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जाएगा तो क्षय होगा, और इसी दोष को ताम्र हानि कहते हैं। ठीक है ना, यह जो दोष होता है ट्रांसफार्मर गर्म होना, ठीक है ना, यह क्या कहलाएगा आप लोग का ताम्र हानि आप लोग का कहलाता है। यहाँ पर आइएगा 10 नंबर, एक अर्धचालक में होल से क्या समझते हैं। देखिए अर्धचालक में आप लोग का हम लोग का इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल होते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए अर्धचालक आप लोग के दो प्रकार के होते हैं, एगो पी टाइप और एगो एन टाइप होते हैं। तो पी टाइप में हम लोग के होल होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आप लोग सब कुछ जानते हैं कि इस पर ऋण आवेश होता है, आवेश इतना होता है, द्रव्यमान होता है, आप लोगों को सब मालूम है। तो ये होल क्या है, तो होल यह चीज़ है ना मेरे प्यारे बच्चों कि होल भी एगो इलेक्ट्रॉने है, लेकिन यह धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है। आप लोग लिख सकते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि होल क्या है, तो होल एगो धनात्मक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, धनात्मक इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो अर्धचालक में होल से क्या समझते हैं, देखिए इंडियम के बाहरी कक्षा में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि यह पीट वर्ग 13 में आता है। इसीलिए सिलिकॉन पर इंडियम को डोपित करने पर होल का निर्माण होता है। इस तरह के अर्धचालक के सामान्य तापमान पर वैलेंस बैंड की होलों की संख्या कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा होती है। यानी ऐसे अर्धचालक में विद्युत प्रवाह होल्स की वजह से होती हैं, तो इन्हें हम लोग पी टाइप कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, पी टाइप। पी टाइप में आप लोगों को होल देखने को मिलेगा, और जो ये होल होता है ना, तो होल का ज़्यादा इमेज दिमाग में मत बनाइएगा। होल जो होता है ना, बस याद रखिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है ना कि जो हम लोग का छिद्र होता है, मतलब होल होता है, वह इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। तो देखिए हम लोग यदि मास में तुलना करेंगे कि आप लोग का एगो होल हो गया और एगो इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों में से सबसे ज़्यादा भारी कौन होता है, तो आप लोग का जो छिद्र होता है, जो होल होता है ना, यह इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी होता है। 2 नंबर में छिद्र मतलब होल, होल की जो गतिशीलता है वह इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से कम होती है। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो होल होगा ना, होल से जो धारा जनरेट होगा यह थोड़ा सा कम होगा। ठीक है ना, इसकी गतिशीलता कम होगी। तीसरा नंबर, वे ऐसे व्यवहार करते हैं मानो वे धन आवेशित कण है। होल ऐसे बिहेव करता है ना, जैसे मान लीजिए कि वो क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, वही आप लोग का लिखा गया है। यहाँ पर आइएगा देखिएगा 11 नंबर क्या है कि मोडुलन को परिभाषित, मोडुलन क्या होता है, तो देखिएगा कि श्रव्य आवृत्ति तरंगों का रेडियो तरंगों में, ठीक है ना, के साथ अध्यारोपित करना मोडुलन कहलाता है। यह सवाल जो है ना आप लोग के लिए बहुत 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 फेमस है। कैसे कि श्रव्य आवृत्ति तरंग, ठीक है ना, श्रव्य आवृत्ति तरंग का रेडियो आवृत्ति के तरंग के साथ मिला देने पर, ठीक है ना, सुपर पोजिशन करने पर, अध्यारोपित करने पर जो यह प्रोसेस होता है ना, यह कहलाता है मोडुलन। अब यहाँ देखिएगा सारा लिखा गया है कि अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तरंग का जो मोडुलित तरंग होता है उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, मतलब अध्यारोप मतलब कि मान लीजिए किसी हम लोग श्रव्य आवृत्ति तरंग को यदि रेडियो आवृत्ति के तरंग में मिला देंगे, ठीक है ना, तो मिलाने से जो तरंग बनेगा, ठीक है ना, यदि श्रव्य आवृत्ति तरंग को रेडियो तरंग में मिला देंगे तो जो आवृत्ति बनेगा वह आवृत्ति कहलाता है मोडुलित तरंग। हम लोग को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, जो मिलाने की प्रोसेस होती है, वह कहलाता है मोडुलन। अब यहाँ पर आएगा जिस तरंग मतलब श्रव्य आवृत्ति तरंग का मोडुलन किया जाता है उसे मोडुलक तरंग हम लोग कहते हैं। यह आप लोग का हो गया। यहाँ पर आइएगा देखिएगा 12 नंबर है कि यदि किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो BH है, ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और आंसर देते रहेंगे। यहाँ पर बोला गया ना किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक बोलेंगे तो आप लोग का BH, ठीक है ना, क्षैतिज घटक मतलब BH। इसके ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब आप लोग को यहाँ पर BY है, तो ऊर्ध्वाधर घटक BY का √3 गुना है। तो BY में हम लोग क्या करते हैं, √3 गुना कर देते हैं,
हम कुछ नहीं किए हैं, ये सब क्वेश्चन बोला गया है कर दिए हैं। तो अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, यह हॉरिजेंटल हो गया और यह आप लोग का वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल को हम लोग बी भी लिख देते हैं, यह हो गया। तो अब आप देखिएगा इस बी एच को लेके एन जाते हैं और √3 को एन लेके आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग का बी भी बाटा में यहाँ पर बी एच हो गया और यहाँ पर 1 बाटा में √3 हो गया। बी भी बाटा में जो बी एच है ना, ये आप लोगों का टेन डेल्टा के बराबर होता है और यहाँ पर 1 बाटा में √3 हो जाएगा। ओकर बाद आप लोगों का मेरे प्यारे मुन्ना डेल्टा बराबर जो होगा ना, वह आप लोग का tan इनवर्स 1 बाटा में √3 होगा, जो कि tan में 1 बटा √3 जो होता है ना, यह आप लोग के 30 का वैल्यू होता है। तो आप लोग का यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। यानी जो हम लोगों से नति कोण बोला है ना, यानी आप लोग का यहाँ पर जो नति कोण बोला गया है, तो नति कोण आप लोग का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हम लोग का आ जाएगा। तो आप लोग का 12 गो प्रश्न हो गया। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों 12 गो सवाल हम लोग देखे हैं और 12 क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से याद करवा दिए हैं। तो यहाँ से कोई भी आप लोग को दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, आराम से आप लोग को 12 प्रश्न का आंसर याद हो गया होगा। चलिए मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स बनाते रहिएगा। बाकी आप लोग का यह क्लास हम जानते हैं कि याद कराने के लिए बहुत अच्छा होगा। याद हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सर जी समझ में आ गया है एक ही बार में, क्योंकि पूरे क्लास में समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग समझ में जरूर आए। चलिए मिलते हैं आप लोग साथ किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और इसका नोट्स आप लोग जरूर अच्छे से बनाइएगा। जय हिंद।